पूर्वांचल एक्सप्रेस, खबरों की परख। हूं सैयद जैदी और काफी नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। रोज की तरह लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, यानी कह सकते हैं कि आपके आसपास की खबरें जिसको आप गांव में छोड़ आए हैं। और यही कारण है कि उसी गांव को याद दिलाने के लिए, वहां की खबरें दिखाने के लिए हम लेकर आपके पास आए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो बिना वक्त गवाए सीधा बढ़ाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी और उतरते हैं खबरों के स्टेशन पर। धर्म के नाम पर अखलाक की हत्या की गई थी, लेकिन जांच की बजाय उस पर जोर शोर से राजनीति की जा रही है। अखलाक की हत्या पर राजनेता अपनी वोट बैंक की रोटी सेकने में बुरी तरह से लगे हुए हैं। अब इसी कड़ी में देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन मविया अली भी जुड़ गए हैं। मविया अली ने एक प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि बिस्बाड़ा में अखलाक की हत्या एक आतंकवादी घटना है। इनके हत्यारों को उन्हीं धाराओं के तहत सजा देनी चाहिए जिन धाराओं के तहत आतंकवादियों को दी जाती है। वहीं चेयरमैन मविया अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों में गौमांस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। वहीं साक्षी महाराज और साध्वी प्राची के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा है। क्या करना इतना पाप है और प्रदेश और जो केंद्र सरकार है उसके मंत्री उसका बचाव में इतना उतर रहा है और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी किसी कीमत पे हम गौ हत्या नहीं देने के। तो हिंदुस्तान के अंदर ही तो करल भी है, पूर्वोत्तर राज्य भी तो हिंदुस्तान में ही है, आसाम भी तो हिंदुस्तान में है। वहाँ गवर्नमेंट गायें काट रही ना, गायें खा रही, और उन सब लोगों को अगर कत्ल किया जाना है जो गायें खा रहे, क्यों नहीं उनको बम डाल देना चाहिए? बम डाल देना चाहिए। महेश जी को अपनी सरकार से कहना चाहिए कि जो लोग गायें खा रहे हैं जिन पूरे प्रदेशों में, वहाँ क्यों नहीं बम डाल देना चाहिए? अच्छा, एक बात हो गई, आपने जो महाराज हैं, साक्षी महाराज हैं, उनको मार देना चाहिए, किस तरह की? ऐसे लोग जो सिर्फ एक गाय के कटने पे लोगों को एक हैं कि उन्हें जान से मार देना चाहिए, उन्हें जान से मार दिया जाएगा तो क्या करेंगे? उन लोगों का हिंदुस्तान के अंदर जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है। ऐसे लोगों का कत्ल होना जरूरी है, ऐसे लोगों को फांसियों पर लटका देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो कायम रहे, वो बना रहे। कौन है वो लोग? कौन? जितने भी हिंदू आतंकवादी, ये कल जो घटना हुई, ये दादरी वाली जो घटना है, और ये सुनियोजित तरीके से एक आतंकवादी घटना है। इसके अंदर भाजपा के लोगों का हाथ है, इसके अंदर आरएसएस के लोगों का हाथ है, इसके अंदर बजरंग दल के लोगों का हाथ है। पेपर क्या लिख नहीं रहा है इस बात को कि भाजपा के नेता का लड़का था जिसने यह घटना को अंजाम दिया? मविया अली एक छोटी मानसिकता का व्यक्ति है जो हिंदू संगठनों को बनाने का काम कर रहा है। अगर कोई झगड़ा विवाद या फसाद होता है, इसकी जिम्मेदारी मविया अली की होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के अपशब्द कहना उसकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। अगर इस तरह का ये करता रहा तो इसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, और ज़्यादा बदतमीजी करी तो हम इसे घर में ठोक देंगे। दो नेताओं के बारे में कहना, साध्वी प्राची की हत्या करा देना और उस पर कोई संकोच नहीं करना, ये एक विवादित बयान देकर अपने को ये हीरो बनाना चाहते हैं। इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए और हम इसका विरोध करते हैं। अगर इस तरह के बयान जारी करते रहेंगे तो हम इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से आप क्या कार्रवाई चाहेंगे? चुनाव आयोग से भी हम कहते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए और ऐसे बैन लगाया जाए ऐसे नेताओं पे जो इस तरह के बयान देकर हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और जो इस तरह की रोटियां सेकते हैं, इन पे ताउम्र बैन लगा दिया जाए चुनाव लड़ने। तो अजीब गरीब स्थिति है। देवबंद के नेता कहते हैं कि फांसी पर लटका देना चाहिए साक्षी महाराज जैसे लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ऐसे नेताओं को ठोक देंगे। ये कोई भाषा है? लेकिन यही सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचे बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने यूपी कैबिनेट मंत्री आजम खान पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री को यदि भारत के संविधान पर विश्वास नहीं हो तो अपने लिए कोई नई जगह तलाश कर लें, यानी इशारा साफ साफ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि ऐसे बेशर्म लोगों को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री अगर उसे भारत की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने लिए स्वयं जगह तलाश कर लेनी चाहिए। जो भारत के संविधान विरोधी और भारत की राष्ट्रीयता पर विश्वास नहीं करता उसके लिए भारत के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं उनके इस वक्तव्य की निंदा करता हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे बेशरम लोगों को सरकार से तत्काल बर्खास्त किया जाए। महाराज जी, माविया अली ने कहा है कि साक्षी महाराज जैसे व्यक्ति की हत्या कर देनी चाहिए। क्या इनकी मुझे लगता है कि यह जन भावनाओं को भड़काने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है और ये अपने आप में एक अपराध है। इस मामले में मुझे लगता है कि संबंधित लोगों को न्यायालय में जाना चाहिए या फिर पुलिस में केस दर्ज करना चाहिए ऐसे लोगों। महाराज जी, इनकी बयान से क्या उत्तर प्रदेश में क्या लाना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, गुंडा राज है, अपराध चरम पर है, सर्वत्र अराजकता और जंगल राज की स्थिति है। अपनी नाकामयाबियों से ध्यान हटाने के लिए ये लोग इस प्रकार के अनलगप लाभ कर रहे हैं। महाराज जी, आजम खान ने कहा कि बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में गौ मांस बिकता है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 स्टार होटलों में सूअर का मांस भी बिकता है कि आजम खान? तो जितना नेता उतनी बातें। गोरखपुर में ही कैंट थाना इलाके में वोडाफोन टावर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग को आग बुझाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि नुकसान का अनुमान नहीं लग पाया था, लेकिन दमकल विभाग नुकसान का अंदाजा लगाने में जुटा हुआ था। मगर दबी जुबान में कहते हुए नजर आ रहे थे वो लोग कि टावर विभाग की परमिशन के बिना ही लगाया गया था, यानी अवैध निर्माण। तो वाकई मोबाइल टावर में जिस तरह से आग लगी, जाहिर सी बात है इससे अफरा तफरी मच गई। लेकिन दूसरी तरफ से जो अगर हम सूत्रों की बात करें कि दमकल विभाग के जो लोग थे वो दबी जुबान में ये कहते पाए गए कि इसकी कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी, यानी कुल मिलाकर ये जो टावर था वो पूरी तरह से अवैध था। और जाहिर सी बात है जब इस तरह की आगजनी होती है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। फोन का टावर है, उसी में शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ज्यों ही सूचना फायर स्टेशन को मिली त्यों वहाँ करके देखा गया। गाड़ियाँ अपना काम कर ही रही थी तो पहुँच करके एक्सटिंग्विशर आज से कर्मचारियों के सहयोग से बुझवा दिए गए। नुकसान अभी इनसे मांगा जाएगा, नुकसान यही बताएंगे, बहुत अधिक नुकसान नहीं है। इनका कोई परमिशन नहीं लगता है, परमिशन इनको लेना चाहिए और ये परमिशन नहीं लेते हैं, देख करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात करेंगे खेल की। कानपुर में 11 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय मैच के लिए टिकटों का मारामारी का नमूना देखने को मिला है। जी हां, टिकट विंडो पर लड़कियों का गुस्सा उस वक्त फूट गया जब बैंक ने यह कहकर टिकट देने से मना कर दिया कि टिकट खत्म हो चुके हैं। लड़कियों का कहना है कि वो सुबह 5 बजे से लाइन में लगी हुई थी, लेकिन बैंक के इस जवाब के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी है। लड़कियों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा। तो जब भी मैच की बारी आती है तो हर कोई चाहता है कि अपने शहर में मैच का आनंद लिया जाए। लेकिन अगर हम कानपुर की इन लड़कियों की बात करें जो बैंक गई थी, क्योंकि बैंक से इनको टिकट मिलना था, लेकिन बैंक वालों ने इनको साफ साफ मना कर दिया कि टिकट खत्म हो चुकी है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बस बैंक वालों के कहने के बाद ही इनका गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि मैच देखने का जो मज़ा है, मैच देखने का जो एक जज्बा होता है, उससे वो वंचित हो गई हैं। और यही कारण है कि लड़कियों ने अपना इजहार किया गुस्से का और जमकर बैंक के खिलाफ नारेबाजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अखिलेश सरकार को एक और झटका लगा है, जहां सनील कुमार की नियुक्ति को गैर कानूनी करार दिया गया है और सनील कुमार को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही सनील को सपा के वरिष्ठ नेता के काफी करीबी भी माना जाता है। दरअसल सनील कुमार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया था, जबकि पहले सनील सिर्फ टीचर थे। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने कई नियुक्तियों को
बर्खास्त किया है, जो प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की याचिका की सुनवाई जस्टिस अरुण टंडन और सलील मिश्रा की बेंच ने की। चयन बोर्ड के चेयरमैन के अगेंस्ट जो याचिका थी उसमें उनके एमिनेंट पर्सन लेकर के उनको अपॉइंट किया गया था। 3 क्वालिफिकेशन होती है उसमें, या तो सेक्रेटरी लेवल का होता है, या डायरेक्टर लेवल का होता है, या एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन होता है जो है। दूसरी चीज़ थी प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। इस ग्राउंड पे कोर्ट ने जो है रिकॉर्ड तलब किया था, उसमें पाया कि कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया, न कोई एमिनेंसी की उनकी कोई ऐसा रिकॉर्ड था जिससे ये साबित हो कि वो एमिनेंट पर्सन थे। दूसरे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य करके उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। प्रधानाचार्य ऑलरेडी वो ऑफिशिएटिंग प्रधानाचार्य थे, एक्चुअल में सब्सटेंटिव पोस्ट वो टीचर की होल्ड करते थे जो है। तो भैया कानून का राज है और सरकार को भी झटका लगता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर बढ़ाएंगे गाड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेस की खबरों के स्टेशन पर। तो बने रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ। खबरों की परख। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स और पुलिस की भिड़ंत की। इलाहाबाद के धूमगंज में बाल मित्र स्कूल में एसएससी की परीक्षा करवाई गई, वहां परीक्षा की जगह पथराव की घटना देखने को मिली। दरअसल कुछ विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए बस 10 मिनट लेट हो गए और पुलिस वालों ने उसी कारण से विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया। तो विद्यार्थियों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वालों के घायल होने का समाचार मिला है। असल में परीक्षा का समय सुबह 9 बजे का था, लेकिन विद्यार्थी लेट होने के बाद पथराव पर उतर आए। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस द्वारा कुछ विद्यार्थियों को हिरासत में ले लिया गया है। जो खबर आई है उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो है सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। और जाहिर सी बात है, जब परीक्षा के दौरान इस तरह की घटना आती है तो समझा जा सकता है कि वाकई पूरे स्कूल का माहौल किस कदर बिगड़ सकता है। क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट हैं जो टाइम पे आते हैं परीक्षा देने के लिए और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। कुल मिलाकर ऐसे में पुलिस के ऊपर हमला करना जाहिर सी बात है कहीं से भी शोभनीय नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों का अपना स्वार्थ था और पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई है। उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीरें आई हैं तो समझा जा सकता है कि छात्रों को कहीं ना कहीं से और भी गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो समय पे आएंगे तो इस तरह की कोई भी घटना से उनका सामना नहीं होगा।
लोग आके दंगा कर दिए, डंडा से लाठी पूरा सब कुछ फाड़ दिए और जितने बच्चे हैं हम लोग के साथ पूरा पेपर फाड़ दिए पूरा हमारे साथ। अब सिस्टर लोगों को भी लोगों को मारने लगे डंडे वगैरह से। पूरा जो लगभग 3 गेट है आप देख रहे हैं वहाँ पे, तीनों गेटों को तोड़ करके अंदर आ गए। हम लोगों को कितना भी यहाँ तो लोगों को चोट भी आई है सर, और सब लोगों को ये देख रहे हैं पेपर कापी वगैरह सब कुछ फाड़ दिए हैं। कौन लोग थे? लोग सर बाहरी लोग थे, अब जहाँ जैसे आए हों सर, ये हमें नहीं मालूम, स्टूडेंट्स ही होंगे। ये यहाँ थाना धूमनगंज में बाल मित्र स्कूल है, तो यहाँ सूचना मिली कि लड़के देर से पहुँचे हैं जो परीक्षा का समय है उससे, और अंदर जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। फोर्स ने यहाँ पर आके मौका संभाला, इसी हाथापाई में एक सिपाही के थोड़ा चोट लग गई है और हम लोगों ने कुछ अरेस्टिंग किया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब स्थिति सामान्य है। छात्रों का आरोप है कि पहले गेट बंद कर दिया। नहीं, यहाँ प्रशासन से पूछा, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं है, जो समय निर्धारित है उसी के अनुसार गेट बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के नैनी में धमाके से एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस 3 मंजिला इमारत में पटाखे बनाने का काम किया जाता था। धमाके में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 मंजिला मकान में हुए धमाके के बाद हादसे का पूरा सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मकान में धमाका हुआ। तो वाकई ये जो धमाका हुआ है, ऐसे में समझा जा सकता है कि किस कदर यहाँ पर विस्फोटक सामान रखे गए होंगे। और चूंकि पटाखा बनाने का कारखाना था तो जाहिर सी बात है इसमें विस्फोटक पदार्थ भारी मात्रा में रखे गए होंगे, क्योंकि ये तस्वीर बता रही है कि धमाका जो हुआ होगा वो किस कदर मजबूत और शक्तिशाली हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह से मकान ध्वस्त हुआ है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई ये जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि इस तरह की घटना जब भी सामने आती है तो समझा जा सकता है कि सुरक्षा के सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया होगा। यूपी पुलिस को लाख ताने मार लीजिए, आरोप साबित होने पर चाहे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन वो कहावत है ना, हम नहीं सुधरेंगे। यूपी पुलिस बस इसी कहावत को अमल करने पर तुली हुई है। इसी कहावत को 4 चांद लगाते हुए मऊ पुलिस भी नजर आ रही है इन दिनों। हाई कोर्ट की तरफ से 7 पुलिस कर्मियों पर उत्पीड़न का मामला दर्ज होने पर 5 लाख जुर्माने का आदेश दिया गया। ज्ञानेश राय को मऊ पुलिस ने हत्या के झूठे आरोप को कबूल करने के लिए यातनाएं दी और एल्युमिनियम का तार ज्ञानेश के मुंह में डाल दिया, जिसके बाद ज्ञानेश की जान पर बनाई और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में केस जाने पर भी रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आ पाई और उस दौरान मामले में सस्पेंड किए गए अधिकारी वापस काम पर लौट आए। प्रशासन की लापरवाही देखते हुए ज्ञानेश के पिता गंगा सागर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अजय कुमार, तत्कालीन इंस्पेक्टर दोहरीघाट परमानंद मिश्रा, कांस्टेबल जगदम्बा पांडे, टीम के सिपाही राजेश सिंह, उप निरीक्षक दोहरीघाट राम बाबू पांडे और स्वाट प्रभारी आनंद कुमार सिंह और राजेश पांडे के साथ फरसरा खुर्द के प्रधान प्रदीप राय उर्फ राजू के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। साथ ही पीड़ित को 5 लाख की राशि बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में सारे अधिकारी देंगे। इस जनपद में मार्च के महीने में एक लूट की घटना हुई थी। उस घटना में अप्रैल माह में 9/4/15 को ज्ञानेश राय नामक व्यक्ति को थाने बुलाकर पूछताछ करने का एक आरोप है, जिसमें उसको प्रताड़ित किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश हुआ था, तो वो मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें एक क्षेत्राधिकारी और एक एसओ, एक एसआई और कुछ कांस्टेबल 342, 323, 307, 120 भी IPC की धाराएं लगाई गई। शौहर के साथ मर्दे जीने की कस्में खाने वाली एक बेवफा बीवी का चेहरा बेनकाब हुआ है। जी हां, सीतापुर में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने एक साथी को भी शामिल कर लिया था। आरोपियों ने मृतक अहराज की चाकुओं से गोद कर हत्या करने के बाद उसके शव को एक आम के बाग में लटका दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी फरीन, प्रेमी और प्रेमी के दोस्त की तलाश करने में जुटी हुई है। मंगर को इसकी औरत आए, मियाँ बीवी झगड़ा के जो क्या हम अपने ससुराल जा रहे हैं लौंडे देखने, उसके बाद लौट के आए नहीं हमारा भाई 1 तारीख से।
ये मारा गया है ये, हाँ आप खुद देख लीजिए। हाँ ससुराल वाले इसके, वो हुए गया था लौंडे देखने सवेरे और काम जा रहे हैं ससुराल, अब बहन से कह के गया और वही लोग जब से लौट के आए नहीं। ये थाना खैराबाद कस्बे के अंदर कुछ दिन पहले इस बात की एक तहरीर दी गई थी कि एक लड़का गुमशुदा हो गया है। आज उस लड़के की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दी है। इस संबंध में कुछ लोगों का ये शक है कि उसकी पत्नी ने उसकी हत्या की है। इस संबंध में लाश को उतरवा के उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी वो लेटर की भी सत्यता जांच की जाएगी और परिवार के लोगों के साथ। और जौनपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस के नाम का बिल्कुल डर गायब हो चुका है। हाल ही में एक महिला समेत उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। बदमाशों की दबंगई की हद ये थी कि पहले महिला के साथ बच्चों को झोपड़ी में बंद कर दिया गया और झोपड़ी में मिट्टी के तेल से आग लगा दी गई। चीख पुकार मचने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला का नाम रीता बताया जा रहा है, जिसका पति राजन चौहान कमरुद्दीन गांव से ही है और रोजगार के लिए मुंबई में रहता है और रीता का पड़ोसी युवक के साथ नाजायज संबंध है। ऐसी बात सामने आने लगी, जिसको लेकर रीता की पड़ोसियों ने के साथ बहस हुई और उसके साथ काफी टेंशन हो गया, जिसके बाद कुछ ने रीता के घर में उसे और उसकी बच्चियों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बात करें घटना की तो रीता करीब 50% जल चुकी है और बच्चियां भी 25% जल गई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रीता की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो रीता देवी है, पत्नी आप राजन चौहान, ग्राम कमरुद्दीनपुर, थाना सुरेरी, जौनपुर के हैं। ठीक है, उसमें उसके 2 बच्चे हैं, एक किशन और दूसरा अंशिका है। हालत तो फिलहाल अभी सेटिस्फैक्ट्री है, अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है। ठीक है, किसी से जले हैं, कितना जले, कितने %? हाँ, ये जो रीता देवी है ये करीब 55% जली है। अंशिका जो है करीब 25% जली है और ये 20% का भी किशन जला है। खतरा है अभी फिलहाल, इसको खतरा तो भविष्य में हो सकता है। 55% जो महिला जली है रीता देवी, उसको खतरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कंडीशन ठीक है। ये थाना सुरेरी के करीमुद्दीनपुर गांव में ये चौहान परिवार है, आमने सामने रहते हैं। कुछ आपसी मतभेद और विवाद की वजह से औरतों में झगड़ा हुआ, जिसमें इनका महिला का आरोप है एक दूसरे परिवार के औरत, उसके हस्बैंड, लड़का और बहू, लड़की ने इसको जला दिया है और ढेबरी जलती हुई फेंकी गई है, जिससे वजह से इसको आग लगी है। जौनपुर जिलाधिकारी आवास के पास अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर बहुत बड़ा सांप होता है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। कई घंटों तक अजगर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अजगर हाथ ही नहीं आया। मियाँपुर चौकी इंचार्ज दिलेरी दिखाते हुए अजगरवा को पकड़ने के लिए जिलाधिकारी आवास की दीवार पर चढ़ गए, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आई। अजगरवा हाथ ही नहीं आया। डीएम बंगले की बाउंड्री पे जो है एक अजगर सांप निकल आया था, लगभग 6-7 फीट का है, मोटा है काफ़ी। तो यहाँ भीड़ काफ़ी जमा हो गई। सूचना मिलने पे सभी अधिकारी आए, पुलिस, वन विभाग के और प्रशासन के। तो उसको अभी बाहर करके और पकड़ने की भी कोशिश की गई, हालांकि पकड़ में नहीं आया है। 2 तरफ बाउंड्री है, उसके बीच में गिर गया है। तो किसका आवास है ये? डीएम साहब का आवास है जौनपुर का। तो उस पर नजर रखी जाएगी, सुबह फिर पकड़ा जाएगा उसको। वन विभाग की टीम नहीं, वन विभाग का भी एक आदमी था साथ में और हमारा एक दरोगा, उन्होंने मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश की पूरी, लेकिन वो बड़ा है और लंबा सांप है, मजबूत है, तो अंदर पेड़ से चिपक गया है। रात के 11 बज रहे हैं, तो कल सुबह उसको फिर पकड़ा जाएगा, पकड़ के वन विभाग। यानी तो कहाँ है वो, उसका जो आप ये जिलाधिकारी महोदय का पीछे की बाउंड्री है, बाहर अंदर, यानी आवास के अंदर? नहीं, 2 बाउंड्री है, उसके बीच में है, तो अंदर जाने में कोई खतरा नहीं है। तो अंदर भी बाउंड्री है, कहीं लग रहा नहीं कि मार देना चाहिए था ऐसा? नहीं, अब वो जो है संरक्षित जीव भी है, अजगर सांप है, तो कोशिश की जाएगी कि उसको जीवित पकड़ा जाए और फिर छोड़ दिया जाए सही जगह। निकला था।
जहां अजगर नहीं पकड़ा सकता है वहां अपराधी को कैसे पकड़ेंगे, ये सवाल अपने आप में है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के आज सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।